प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट करता हूँ खुद को। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आज हम लोग ना स्त्री रोगों पे बात करेंगे। आप सभी लोगों ने बीएमएस किया हुआ है, सभी लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है। अलग अलग तरह के स्त्री रोगों पे हम आज बात करेंगे और फिर हम चिकित्सा पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं जो भी बात करूंगा ना वो एकदम सिंपल वे में बात होगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और चलिए हम लोग, मैं अपना फोटो हटा देता हूँ। डायग्राम देख देख के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी बस एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों के स्क्रीन पे आएगा। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना, ज्यादातर गायनेक प्रैक्टिस करते हुए, तो हर चिकित्सक के पास कुछ खास तरह के पेशेंट आते हैं। उसमें से सबसे पहले अनार्थव के पेशेंट आते हैं। तो बहुत सारे बच्चियां होती हैं जिनको मेंसेस नहीं आ रहा है, अनार्थव हो रहा है ना। तो हमको पहले तो ये देखना चाहिए कि अनार्थव क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो प्रकृति प्रकृति देखना चाहिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, फिर एबनॉर्मलिटी क्या हो रही है, उस पे हमें डिफरेंशिएट पहले करना है और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक मिनट को कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ, अगर कभी मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। और दूसरा है कि मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी, जो डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे बात करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। अनार्थव जब होता है, ये जो अगर हम स्त्री रोगों का सब देखेंगे तो पहले तो हम लोग ने ये पढ़ा है यूट्रस कैसा होता है, एनाटॉमी हम सब ने पढ़ा है। तो स्त्रियों की प्रजनन प्रणाली अगर एनाटॉमिकली देखें तो वो थोड़ा जटिल है और क्रियात्मक रूप से भी पुरुषों की अपेक्षा काफी जटिल होती है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से देखने पर भी जो स्त्री का शरीर होता है, सभी अंग इस तरह से बनाए गए हैं कि एक शिशु तैयार हो सके स्त्री के गर्भाशय में। तो शिशु को नए जीवन का निर्माण करने के लिए ऐसा शरीर बनाया गया है। और प्रकृति का संवेदनशील और जटिल परंतु एकदम परफेक्ट उपकरण की भांति ये सारे कार्य करते हैं। तो स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है वो हमेशा नियमित नहीं रहता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र जो आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है, वो एक प्रकृति का नया, एक कुछ तो नया चीज है, हर खेल है एक तरह से। तो ये कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कभी इसमें गड़बड़ी रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है उसमें अगर गड़बड़ी रहती है तो हम उसको इरेगुलर साइकिल बोलते हैं। तो उसमें ये सारे रोग हो सकते हैं। पहले तो अनार्थव होता है, अमेनोरिया। प्राकृत अवस्था में तो मेंसेस रेगुलर आते हैं, हर महीने आते हैं। उसका साइकिल होता है 28 डेज का होगा। कितने दिन आना चाहिए? 5 दिन आना चाहिए, ऐसा हो रहता है। अगर अनार्थव है, अमेनोरिया है, तो मासिक स्राव जो है वो आता ही नहीं है। तो ये 12 साल के एज में मिनार्के होता है। वहां से शास्त्रों में 55 ईयर्स तक बोला है, लेकिन आजकल 40-50 साल तक होता है, फिर मेनोपॉज हो जाता है। ऐसा प्राकृत अवस्था में होता है। और जो गर्भवती स्त्रियां रहती है, प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, उनको भी अनार्तव वो फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल होता है। या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको भी मेंसेस नहीं आते, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी विकृति रूप में अगर हम देखें अनार्तव, अमेनोरिया, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा डर में है, व्याकुलता है, लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव है, या खाने में गड़बड़ी है, मतलब अच्छा रस धातु नहीं बन रहा, रक्त नहीं बन रहा, या क्षयात्मक संप्राप्ति है, रात्रि जागरण है, या वातावरण चेंज हो गया है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो माइंड पे भी काम करते हैं और पूरे बॉडी पे भी काम करते हैं। इसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। एमेनोरिया जो रहता है अनार्थव, वो दो टाइप का बताया गया है। एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है, जो बच्चों बच्चियों को 16-17 साल तक मतलब मेंसेस ही नहीं आ रहे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। उनको आते ही नहीं है, मतलब प्राइमरी लेवल तक। तो कभी कभी पोषक तत्वों की कमी रहती है, माल नरिश्ड रहती हैं, खुली हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खुली धूप नहीं मिल रही है, एक्सरसाइज की कमी है, कॉन्स्टिपेशन है, रात्रि जागरण है, स्ट्रेस है। बहुत सारे कारण होते हैं जो प्राइमरी एमेनोरिया होता है। मतलब उनको 16-17-18 साल हो गए लेकिन मेंसेस ही नहीं शुरू हुआ, ऐसा रहता है। तो उसमें सामाजिक परिवेश में पारिवारिक उसका कैसा है लाइफस्टाइल, सामाजिक तनाव कैसा है उसको, पढ़ाई और करियर का प्रेशर कितना है, या फिर उसको और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या,
उसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो जो भी माइंड पे स्ट्रेस रहता है उसका प्रभाव ये रहता है कि एमेनोरिया रहता है ना। और जैसे ही वो स्ट्रेस वगैरह हम हटा देते हैं, कुछ रस पाचक, रक्त पाचक, तापे दिलो, नवायस लो, ऐसे जब द्रव्य देते हैं, तो हम लोग ज्यादा, और दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, तो वो ज्यादातर सॉल्व हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ये एक बार शुरू हो गया, मेंसेस आने लगे, लेकिन कुछ कारण के वजह से स्ट्रेस वगैरह रह गया, तो वो बाद में फिर बंद हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो इसमें खान पान कैसा है, भोजन कैसा है, उसके मतलब और स्थान कैसा है, वेगावरोध की हिस्ट्री है क्या, जीवनचर्या में परिवर्तन है क्या, उसको फीवर की हिस्ट्री है क्या, उसको कॉन्स्टिपेशन है क्या, ग्रहणी दृष्टि है क्या, ये देखना पड़ता है। स्ट्रेस कितना है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं वो। आजकल कैसा वातावरण चेंज हो गया है, तो लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग रहते हैं, तो बच्चा ना हो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत खाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसके वजह से साइड इफेक्ट होता है, या फिर मेंसेस आगे पीछे लाने का दवाइयां दिया जाता है, उसके वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। इस टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी, अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं एमनोरिया ये टॉपिक पर? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। प्राइमरी एमेनोरिया के सर पेशेंट तो नहीं देखे हैं मैंने अभी तक, मतलब ऐसे देखे हिस्ट्री नहीं में देखे क्या? पता। 18 साल तक मेंसेस ही नहीं है उनका, शुरू ही नहीं हुआ? नहीं, जानती तो नाते। हूँ मैं एक दो लोग को, बट जिस एज में उनको मैं जानती थी तब हम खुद ही बच्चे थे। तो ऐसे तो जानते हैं, लेकिन हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया के काफी केसेस आए हैं सर। मतलब दो दो तीन तीन साल पुराने भी, जिन लोग को नहीं पीरियड आए हैं। जी। लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया के केसेस कम आए हैं, तो इसलिए उस जी। पर अनुभव तो नहीं बता सकती हूँ। हम्म। स्कैंटी पीरियड वगैरह पर भले बता सकती हूँ। बताइए, जो आता है सब बताइए मैम, ये डिस्कशन हो ठीक रहा है है। सर। स्कैंटी पीरियड के सर तो मेरे पास काफी पेशेंट आए हैं, कई सारे बच्चियां रही हैं, खास करके अनमैरिड लड़कियां भी रही हैं, जिनके साथ में रस धातु की तुष्टि अच्छी खासी रही है। और हेतु में वही मिले हैं, जैसे रात्रि जागरण वाला, दिवाशन वाला, स्ट्रेस वाला हेतु मिला है। हालांकि बच्चों ने उतना नहीं बताते हैं, बस देर रात जागरण का तो जरूर मिला है। और खान पान में उल्टा पुल्टा आजकल बच्चे करते रहते हैं, कुछ भी खाना पीना है, या मिर्ची मसाले बहुत ज्यादा खाने वाले बच्चे आए हैं। क्योंकि मेरे पास एक बच्ची आई थी तो उसको प्रॉब्लम थी, तो मुझे ये लगा कि उसको साथ में कुछ स्किन के इश्यूज हो रहे थे। तो जब भी स्किन के इश्यूज होते हैं तो मैं हमेशा इन द केस ऑफ फीमेल बोलती हूँ कि उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जरूर लो। तो फिर शुरुआत में तो मैंने उसको रजः प्रवर्तनी वटी वगैरह दी थी, तो उससे पीरियड आ गए थे। बट रजः प्रवर्तनी वटी तो अच्छे टाइम तक नहीं चला सकते हैं, तो एक या दो साइकिल मैक्सिमम चलाई थी। फिर बाद में मैंने मेनली ग्रहणी दृष्टि के हिसाब से उसकी चिकित्सा करी थी, तो अब उसको पीरियड वगैरह ठीक आते हैं। तो वहां पर वही है कि ये रस धातु की दुष्टि जहां से भी हो सकती है, वो वाला मतलब रसपाचक वगैरह, रक्तपाचक, इन सब चीजों में बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में वातानुलोमन दीपन पाचन जरूर होना चाहिए, तो हिंगवाष्टक है अपान काल में, या कैस्टर ऑयल है, ये सब सारी चीजें अभी पत्तीकर है, डिपेंड ऑन द प्रकृति के हिसाब से देते हैं। तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। खान पान और दिनचर्या सुधारना भी रहता है। और स्ट्रेस वगैरह के लिए नस से दे सकते हैं, हालांकि पहले के पेशेंट्स को सर मैंने नस से उससे नहीं दी है। नॉर्मली लीवर को मतलब कंसिडर करके ट्रीटमेंट करते थे तो ठीक हो जाते थे सर। जी। जी सर। तो ऐसे ही स्कैंटी पीरियड्स के पेशेंट आए हैं सर। ठीक या है। कोई लोग अशोका अरेस्ट ले लेते हैं सर, उनके साथ भी होता है स्कैंटी पीरियड। अच्छा, वो कषाय रस ज्यादा जाने की वजह से? हाँ, वो कुछ पेशेंट को, कोई जैसे बाहर से पीरियड उनके ज्यादा हो रहा है, किसी ने बोल दिया, दुकान से जाकर अशोका अरेस्ट ले लिया, तो मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आए हैं। तो मैं अशोका अरेस्ट नहीं बोलती हूँ जल्दी, कि जी। पहले आप अपनी गायनी डॉक्टर को दिखाइए, वो क्या कहती है उसके हिसाब से लीजिए, अपने मन से मतलब ऐसे ही केमिस्ट शॉप से नहीं लेना है। जी जी। सर। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। इस पे और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। हेलो तो हेलो सर। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, मतलब इसमें इसका भी विचार कर सकते हैं ना आप, मतलब पित्त ने अपान को अवरुद्ध किया है, या कभी कभी मतलब कफ ने भी अवरुद्ध किया है अपान को, या कभी कभी वातज हेतु से भी, मतलब वात से ही अपान अवरुद्ध हो सकता है मतलब। बराबर। और और एक पढ़ा था मतलब यही कि मूत्रकुच्छ में अपन मतलब हम लोग अवपीड़न स्नेह देते हैं, तो मतलब जी। वो अपान के क्षेत्र पे कार्य करता है। मतलब मूत्रकुच्छ में बस्ती का मतलब बस्ती अवयव रहता है, पर वो जी। मतलब बस्ती और ये जो मतलब पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी अपान क्षेत्र में ही आते हैं ना।
जी तो मेरा क्या है मतलब एक विचार था कि पांडु पांडु में मतलब दाढ़ी मादी घृत आया है। जी। तो दाढ़ी मादी घृत रस अच्छा करता है, फिर वही आता है अपना कि रस धातु से स्तन्य और रज उपधातु तैयार होते हैं। तो मतलब इस केस में जिधर अनार्तव है उधर जी हम ये दाढ़ी मादी घृत अवपीड़न स्नेह के स्वरूप में दे सकते हैं क्या, मतलब खाना खाने बराबर। से पहले बराबर और बोला बाद भी में? है, दाढ़ी मादी घृत है वो बंध्यत्व को दूर करता है, ऐसा बोला है पांडु चिकित्सा में, चरक संहिता में बोला है। वही हाँ सर रक्त मतलब। धातु का स्नेह, और क्या है, स्नेह की कमी हो रही है क्योंकि लोग वेग अवरोध कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, मोबाइल रात रात भर टिकटॉक रील्स और ये इंस्टाग्राम ये सब देखते रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारा, और लोगों में प्यार वगैरह कम हो रहा है और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये कारण है अनार्तव का। और सर ये भी मतलब मेरे को मतलब ये सूझा कि अ, अभी हेतु हम फिक्स नहीं कर सकते, पर जनरली जो क्यों मोस्ट नहीं ऑफ कर द, सकते, हम कर सकते हैं, हेतु तो हमें केस टेकिंग में निकालना ही पड़ता है ना, पता चल जाता है। नहीं मतलब मैं एक अभी केस नहीं लिया, पर जनरली मैं जनरल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जी। जनरली जो पेशेंट आते हैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 80% पित्तज वाले ही रहते हैं, मतलब पित्तज हेतु वाले। पित्त तो हेतु वाले, अच्छा। हाँ पित्तज, अगर पित्तज भी नहीं हुआ, अगर वातज भी रहा, तो मतलब पित्त से भी उष्णता बढ़ के रुक्षता बढ़ रही है, और जी। वात से भी मतलब रुक्षता बढ़ रही है, मतलब दोनों केस में रुक्षता बढ़ रही है। पर एक में उष्णता रीजन है, एक में मतलब शैत्य की वजह से भी रुक्षता बढ़ सकती है। तो जी अगर गुरुत इस्तेमाल करेंगे तो गुरुत वात को भी मतलब ठीक रखेगा और पित्त को भी ठीक रखेगा, ऐसा जी। मतलब लगा मेरे सही को। बताया आपने, सही बताया। कभी कभी उसमें वृद्धि अच्छे से नहीं होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती है, तो उसमें स्मॉल यूट्रस, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो उसमें हमें पुष्प धनवा रस फल घृत के साथ देना है कंटिन्यू, तो और नस से देना है। तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस ओवेरियन एक्सिस जो रहता है, एचपीओ एक्सिस, उसको अच्छा कर देता है नस से। तो क्योंकि नासा जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, और गर्भाशय भी पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो पूरा अच्छा करना है तो नस्य का बहुत अच्छा रोल रहता है। और कुमारी लड़कियों को तो हम पिचू नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको हम पिचू रखते हैं, तो उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम को नरिशमेंट मिलता है, और वो थिकनिंग अच्छी होती है एंडोमेट्रियम की। और एक ग्रंथिरज फॉर्मूला हमारे सर ने बताया, पाठाइंद्र त्रिकटु, उसमें हम नाकेशर और भारंगी ये सब डालते हैं ना, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है। और आर्तव जनन के लिए तिल का क्वाथ और गुड़ ये हम देते हैं, तो आर्तव बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह से रौप्य भस्म गर्भाशय को बहुत अच्छा करता है, वो देते हैं। रस पाचक रक्त पाचक, क्योंकि अगर रसगत रसवस स्त्रोतस में आम है तो वो पाचन करके स्त्रोतस को खोल देता है। दीपन पाचन अनुलोमन के साथ रस पाचक रक्त पाचक। कुछ लौह तत्व की कमी है तो ताप्य दिलो, नवायस लौह, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म, मंडूर वटकम, ऐसे द्रव्य देते हैं अवस्था के हिसाब से। इस तरह से लोहासव, फिर उसके बाद में कुमारी असव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, जैसा अवस्था है उस हिसाब से हम देते हैं, तो मेंसेस आने लगते हैं। कभी कभी चंदन लाक्षादी तेल का कंटिन्यू मात्रा बस्ती देना पड़ता है वायु का शमन करने के लिए, तो हो जाता है। और सर मतलब जनरली मैंने देखा है मतलब कि हमारे सर के क्लिनिक में तो देखा है कि जो पीरियड्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें दशमूल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। मतलब जी। हर सोचो तो मतलब 100 में से 90 to 80 केसेस में तो दशमूल अरिष्ट यूज किया ही जाता है मतलब। बराबर। और पीरियड्स में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम मतलब पीरियड्स में भी कंटिन्यू करते हैं सर वो। पीरियड में भी मतलब वो बोले थे कि मतलब ये सेफ रहता है, इसका इतना कुछ नहीं। पीरियड्स जी। में इससे मतलब पेन भी रिलीफ मिलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुछ कुछ दवाएं पीरियड्स में अगर नहीं दे सकते, पर दशमलव उसमें भी उपयुक्त है मतलब। बराबर। और न, ये वैशाली मैम दाढ़ी बांधी घृत के बारे में कुछ लिखा है। वैशाली मैम अनम्यूट करके बताइए। आप लोग ग्रुप में देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखा है, मेरे को एक और बताना है कि, हाँ बताइए वैशाली मैम। जी सर। जी सर, वो आज मैं पांडु ही पढ़ रही थी तो आप चर्चा हुई तो आपने बोला कि पांडु में से आया तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। हाँ इसमें वही बताइए। लिखा है कि प्रसव के टाइम में जिसको अधिक कष्ट होता है उसमें भी, और मूढ़वात में कुल मिला के उसमें बहुत हितकारी है। मूढ़वात मतलब वही हुई ना सर, जो विमाग गमन हो गया वात का, या वायु अपान रुका वायु हुआ अच्छे है, वो से, निकल नहीं रहा है, हाँ वायु वही रुका वही हुआ है। अच्छे से, हाँ अच्छे से अपान वायु पास नहीं हो रही तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। वही सर मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। हाँ तो इसमें बोला है, दाढ़ी मादी घृत का बोला है जी कि जी वो जी। मेंसेस लाता है, और कहीं ना कहीं पांडु रोग से अगर जी वहां पे सर।
हाँ, इसमें गर्भाशय लिखा में ना, नहीं दीपनम श्वास का सघनम मूढ़ वाते च शस्यते दुख प्रसवी नीनाम च बंध्यानाम चैव गर्भदम। इस हाँ, तो पर ये आया। गर्भ बोला है, गर्भ धारण करने में भी सहायता करता है। जी जी जी। जी तो सर। कितना सर आज सिंपल है। ही मेरे पास एक पेशेंट आई। हाँ एक सर, उसको 2 महीने से ब्लीडिंग रेगुलर हो रही है, 45 ईयर्स एज थी। जी। तो ज्यादा सर उसको, लेकिन ब्लड का बहुत मतलब लग रहा था कि जब उसकी मैंने वो सब आईज वगैरह और टंग वगैरह चेक करी, तो ब्लड लॉस बहुत लग नहीं रहा था उसकी। जो उसके पास एक यूएसजी रिपोर्ट थी जिसमें उसको एंडोमेट्राइटिस एंड एंडोमेट्रियोसिस एंड बल्की यूट्रस था सर उसमें। और तो इसमें सर वो रक्त प्रदर की चिकित्सा कर सकते हैं ना आप। जी इस, जी जी। हाँ। तो उसमें सर मतलब एलोपैथ में जो एथाम्सिलेट और वो चलता है ना, वो उसको मतलब वो 2 महीने से ले रही थी, उसका ब्लड नहीं रुक रहा था। अभी आज मैंने सर उसको दिया है, मैंने उसको पुष्यानुग्लोध्र स्फटिका और सर नाक के सर नहीं, कहरवा पिष्टी एंड बोलबद्ध रस, इसका सर कॉम्बिनेशन दिया है सर। अभी जी। देखते हैं, आज ही दिया है कि क्या हाँ, रिजल्ट आता है, मैं सोचा तंडुलोदक बता दे दूं। दीजिए। तंडुलोदक अच्छा काम करेगा। जी जी जी। एंड सर पत्रांगा सब मैंने ऐड किया है। बहुत बढ़िया। जी। पर डॉक्टर राधिका कुमावत जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं आप मैम। हाँ सर, मेरे पास एक पेशेंट थी, जस्ट 12 इयर्स ओल्ड बच्ची थी। तो उसका भी 2 महीने से कंटिन्यू ब्लीडिंग था। मतलब उसको भी क्या दे, मतलब पतरंगा सौ दिया मैंने उसको, प्रदरांतक लोह दिया, सारी दवाइयाँ ये की है, लेकिन उसका ब्लीडिंग कम हुआ लेकिन बंद नहीं हुआ था। उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आता ही रहता था 2 महीने से कंटिन्यू। तो ऐसी चीज में क्या दे सकते हैं? चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। आपने दिया ना, 24 आवर्स में बंद हो जाएगा, क्योंकि सर कहीं ओके। इसमें वायु है, अगर उसका चल गुण बढ़ा है। हाँ सर बोलिए। इसमें पुष्यानुग अगर ऐड करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पुष्यानुग हाँ चूर्ण। हाँ। पुष्यानुग अच्छा। चूर्ण का मैम बहुत अच्छा हार्मोन्स में भी इफेक्ट आता है और इसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप पुष्यानुग ओ, एक बार ऐड करिए मैम, रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। वो और वायु जरूर। का चल गुण बढ़ा है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण बढ़ा है। तो ऐसा सोच के चंदन वाला लाक्षादी तेल, लाक्षा जो है वो संधानीय काम करता है। तो अगर एंडोमेट्रोसिस जैसे है जी। जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो, अगर उससे बहुत अच्छा। ओरली नहीं दे पाए तो ओरली क्या दे सकते हैं सर? पेशेंट अगर मेरे पास नहीं है या ये है आप तो उनको सिखा क्या? दीजिए, वो खुद का खुद घर पे ले लेंगी। मात्रा बस्ती के लिए कोई स्नेहन शोधन की जरूरत नहीं है। उनको बोले एक कैथेटर लेके आए K90 का, और एक सिरिंज लेके आए 50 ml का, और उसमें वो तेल डाल के बस्ती ले ले, ठीक हो जाएंगी 24 आवर्स में। ओके सर। ऐसे सर चंद नागेश्वर चूर्ण कुटजारिष्ट, ये अगर आप देंगे ना, हर 2-2 घंटे पे नागेश्वर चूर्ण 1 चम्मच और कुटजारिष्ट 50 ml ऐसे दीजिए, देखिए इमीडिएट बंद हो जाता है। सर मैं इसमें एक चीज, वो जैसे मैम बता रही हैं कि 12 साल की बच्ची है ना, हाँ तो उसमें सर कई बार ये मीनाक वाली एज रहती है मुझे लग रहा है। अगर होगी तो उसका मैम डाइट जरूर पूछिएगा। मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, 12 साल की थी, उसको भी काफी मेडिसिन दिए, नहीं रुक रहा था। तो सर वो रजस्वलाचर्या टाइप नहीं जो होता है अपना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक हाँ, बार मैम बराबर। वो सही करिएगा आप। कई बार बच्चे इस एज में रहते हैं ना, वो पित्तजन्य से और वो चाइनीज जंक ये सब फूड बहुत बहुत खाते खाते हैं, चाइनीज रहते हैं। खाते हैं, हाँ, हाँ बराबर। ये बहुत खाते रहते हैं, अगर वो खाते रहेंगे तो कई बार वो दवाएं असर नहीं कर पाती हैं। अगर आप डाइट सही कराएंगे कई बार उससे भी आ जाता है। जी, सही बताया आपने। हाँ, डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, शायद उनकी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, आपने हैंड रेज, नहीं जा रहा आवाज। तो अगर आवाज नहीं आ रहा आपका, आशीष कुमार जैन जी, शायद आवाज नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि ये रक्त की मात्रा अत्यधिक होती है, सामान्य से ज्यादा दिन तक चलती है, तो उसको अति रजस्त्राव बोलते हैं। 4 से 6 दिन चलने वाला, या कभी कभी 7 से 8 दिन भी चलने लगता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यूएसजी करके चेक करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आप कुछ बोलना ये चाहते सर, सर आवाज आ रही है अभी? हैं? आ रही है, बताइए। हाँ सर, हमें ये पूछना है कि जैसे 45 जब मेनोपॉज के समय रहता है तो ये पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मतलब स्पॉटिंग हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, कई कई दिन लग जाते हैं।
तो जैसे अभी आपने इसमें ये भी बताया था दीपन पाचन, तो कौन सी स्टेजेज में दीपन पाचन कैसे देना है, और 45 की एजेज में इसको कैसे केस को हैंडल करना है जब दीपन उनको। पाचन के लिए तो हम बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे अजमुदादि चूर्ण, दाड़ीमाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, आसवरिष्ट में द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, फिर उसके बाद में झंडू पंचारिष्ट, कितना सारा है। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी, रसकल्प में देना चाहते हैं आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेकर रस, लशुनादि वटी, शंखवटी। अगर कफ और वात प्रकृति है तो चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, बहुत सारी दवाइयां हैं, अग्नि सर ये कुमार। क्रव्याद्रस कैसे काम करता है? क्रव्याद रस भी काम करता है, लेकिन वो पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रव्याद रस में क्षार है थोड़ा। एक थोड़ा दे अच्छा। दीजिए क्रव्याद रस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्षारीय चीजें नहीं देना चाहिए। वो भी अच्छा है, जी। दीपन पाचन अच्छा करता है। या आम पाचक वटी आपके पास होगा, वो दे दीजिए। और दीपन पाचन अनुलोमन, अनुलोमन मतलब वायु पेट से साफ हो तो एरंड तेल, गंधर्व हरित की चूर्ण, त्रिवित चूर्ण, त्रिवित अवले, ऐसे दीजिए। जब आप कार चलाते जी। हैं या बाइक चलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर में गाड़ी लेते हैं। फिर उसके बाद में गाड़ी को थोड़ा चला के एक्सेलरेट करके, और फिर ब्रेक को और क्लच को दबा के बैलेंस करके सेकंड गियर में लेते हैं, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी चलने लगा तो और स्पीड बढ़ाने के लिए थर्ड गियर लेते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा में, हर चिकित्सा में दीपन पाचन अनुलोमन ये स्टेप होता है। वो आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। आम आम को पचन करना है, अग्नि को बढ़ाना है, और वायु का अनुलोमन करना है, ये स्टेप होता है। ठीक है। जी। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कि 45 की एज में जैसे मॉडर्न वो कोई भी 45 हो एज रहा की, है। सर वो 45 एज में हो या 100 साल के हो या 60 साल के हो, आपको अभी अगर 45 एज में आ रहे हैं, मेनोपॉजल टाइम है, तो कहीं ना कहीं वायु का उसमें बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ है। तो वायु को दीपन पाचन अनुलोमन करके हमें स्नेहपान कराना है, जैसे फल घृत, दाड़ीमादि घृत, शतावरी घृत, फिर विदार्यादि घृत, कुछ ब्रीहण करना है, कुछ मतलब आप जैसा सेलेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, घृत कल्पनाएं दें, वो अच्छा रहता है। रसायन कल्पनाएं दें, है ना, तो हो जाता है वो ठीक। वायु को हमें ठीक करना है, बराबर है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, सूरज जी कुछ बोलना चाहते हैं आप। हेलो सर, मतलब एक बार ये डिस्कस किया था ये ग्रोथ के बारे में भी। तो हाँ सर ने ये भी बोला था कि मतलब मतलब तीन कुछ तो काल रहते हैं हमारे इसमें, मतलब हमारी फेज रहती है ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब तीन काल में कुछ तो डिवीजन है इसका हाँ, कफ उसमें। का काल, पित्त का काल और वायु का काल, हाँ बराबर। सर वही। हाँ वही कफ वात पित्त इसके नाम है आयुर्वेदा में, मतलब पढ़े हाँ, थे, अभी याद नहीं है मेरे को, इसके अलग नाम दिए हैं। पर आप ही इसमें ना बताएंगे। मेरे को मालूम है, लेकिन आप ही कल बताएंगे, पढ़ के बताइए। मेरे को मालूम है ल्यूटियल फेस वगैरह, लेकिन आप बताएंगे। हाँ सर, और ये भी मतलब आयुर्वेदिक भी नाम थे कुछ तो हाँ, ऋतु। तो सर ये चक्र पूछना रहता है था पूरा। हाँ जी। सर ये पूछना था कि सर हमारे सर बोले थे कि मतलब इस काल के अनुसार भी ग्रुप चेंज करना पड़ता है, इसे किया ना तो मतलब इनफर्टिलिटी के केसेस में अच्छे रिजल्ट आते हैं, मतलब बराबर। जो कब। रजस्राव का काल है वो वायु का काल है। जो हम्म। पहले का शुरुआत है मेंसेस के बाद का, वो कफ का काल है। कफ का ओवुलेशन काले पीरियड का बाद है, वो पित्त का काल है। ये आप कल मुझे पढ़ के पूरा बताएंगे। ये आपका हाँ। ड्यूटी है। ठीक है, होमवर्क है आपका। हाँ अच्छे सर। से पढ़ के ढूंढ के कल परसों आप बताने वाले हैं। ठीक है तो सर। जब ये अति रक्तस्राव या ये रक्त प्रदर हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जो भी हमारे पेशेंट है वो मसाले कितना खा रहे हैं, तेल कितना खा रहे हैं, नॉनवेज कितना खा रहे हैं, दूध कितना सेवन कर रहे हैं, दूध लेने से अग्निमंद हो रहा है क्या। और दूसरा क्या है कि ये अगर नॉनवेज बहुत ज्यादा खा रहे हैं मसालेदार, तो उससे रजस्राव ज्यादा होता है। खाना पीना, जंक फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा, पानी पूरी, गोलगप्पे और चाट मसाला, बाहर का जो भी खा रहे हैं जंक फूड, उससे हैवी मेंसेस आने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से पहले के जमाने में उपवास कराने को बोला जाता था, लंघन। तो जैसे कोई मतलब सोमवार का उपवास करता है, कोई ऐसे उपवास करना, या चतुर्थी का उपवास करता है, वो उपवास होना बहुत अच्छा जरूरी है। और चाय कॉफी या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बंद कर दें। और प्योर ऑक्सीजन में घूमना है, खुली हवा में घूमना है, एक्सरसाइज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, और सुबह उठना है।
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्तो रक्षार्थम आयुषा, और शरीर चिंता निवृत्त्य कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़ के सबसे पहले शौच करना है। अगर ये हो गया ना ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद, तो सारा बीमारी निकल जाता है, ठीक हो जाता है। सूर्योदय के बाद नहीं सोना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में नहीं सोना है। और शरीर के पैरों को, जितना अभी टाइल्स में लोग चलते हैं ना, तो उसको बचाना है, मतलब ठंडा नहीं लगना चाहिए पैरों में, नहीं तो वो क्या होता है, फिर वो वायु का प्रकोप होकर सारा गड़बड़ होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, वेगावरोध नहीं करना चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कष्टार्तव, डिसमेनोरिया। तो मेंसेस का जो ये पीरियड शुरू होने के पहले या बाद में या ड्यूरिंग बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको कष्टार्तव कहते हैं। ये दो कारण से हो सकता है। एक तो अंग में रक्त का संचार बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है, पेल्विक कंजेशन है। दूसरा, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, है ना, उसमें बहुत ज्यादा आकुंचन हो रहा है। दोनों ही अवस्था में जितने भी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, जो ये हॉर्मोन्स हैं, ये सारा इम्बैलेंस रहता है। तो उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, फिर मूड स्विंग होते हैं, इरिटेशन होता है। ये आप लोगों को मालूम है, डिसमेनोरिया। तो हमें क्या करना है कि एक तो उनका स्ट्रेस लेवल कम करना है। दूसरा क्या है कि आजकल जब से जियो ने दे दिया है डेटा 2 GB का, उसके वजह से लोग ना बहुत ज्यादा ऐसे उत्तेजक चीजें देखते हैं रील्स में, या कोई भी चीजें उत्तेजना वाली चीजें देते हैं। तो अनसतप्त यौन भावनाएं रहती हैं, या अनसुलझी यौन भावनाएं, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है। पहले के जमाने में कैसा था कि मतलब जो ये था कि पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, उसके बाद में उनका विवाह होता था और टाइम पे विवाह हो जाता था। फिर जो आश्रम बनाए थे, वो सबसे अच्छा था। आजकल वो चीज नहीं है, करियर बनाने के लिए या फिर कैसे भी ना, बहुत लेट हो रहा है शादी वगैरह, या फिर बहुत सारी विकृतियां आ गई समाज में। तो जो चीजों का उपयोग किया जाता है, जो मतलब मोबाइल में जो चीज देखी जा रही है उत्तेजना भरने वाली, वो सारा इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, ये सबको इम्बैलेंस करती है, FSH सबको इम्बैलेंस करती है। और वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में जाके और वो शरीर को तकलीफ देती हैं। और दूसरा क्या है कि शरीर क्रिया के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। दूसरा क्या है कि कुछ कुछ को एग्जाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जॉब का एग्जाम का। तो वो इतना स्ट्रेस ज्यादा लिया जाता है, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। फिर एक्सरसाइज नहीं होता है, और संतर्पण जन्य आहार का सेवन ज्यादा किया जाता है। ये सब कारण होते हैं, तो आम उत्पत्ति होती है। तो उसके वजह से क्या होता है, कष्टार्तव होता है बहुत ज्यादा। अभी आप लोग कुछ बताइए, मैं और इस पे बताना चाहता हूँ। हमें हेतुओं पे ज्यादा ध्यान देना है कि क्या हेतु है। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम ऐसा बताएं। इस टॉपिक पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डिसमेनोरिया पे किसी को कुछ बोलना है? शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आप बोल सकती हैं। जी सर, हाँ जी सर, प्रणाम सर। सर डिस्मेनोरिया तो मेजोरिटी लोग को रहता है, क्योंकि अपने आसपास अगर हम लोग देखें, बीइंग ए फीमेल, तो मतलब 50% से ऊपर ही मैं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग को तो बहुत देखते थे, कॉलेज टाइम में भी पढ़ते थे, तो भी याद है कि लोग पेन किलर खास करके उस वक्त क्लोमिन वगैरह चलती थी, या आज भी लोग ब्रूफेन वगैरह या मेफ्टल स्पास वगैरह इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। हालांकि बोला जाता है कि एक तो दो तीन सर गलतियां होती हैं, जैसे ठंडी चीजें जो लोग खाते पीते हैं खास करके पीरियड के आसपास, तो उस वक्त फिर ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो अगर अच्छा नहीं हो पाता है तो उस केस में भी फ्लो में प्रॉब्लम है तो होती है। तो जैसे अजवाइन वजवाइन मैं बोलती हूँ कि ले लीजिए, उसका काढ़ा वगैरह पी लीजिए, या गर्म चीजें खाइए पीजिए, मतलब जिनकी तासीर गर्म हो। ये मिर्ची मसाले वाला गर्म नहीं खाना पीना है, उन चीजों का ख्याल रखना है। और रात्रि जागरण जो लोग करते हैं तो उनका वात प्रकोप रहता है, तो अधिकतर ऐसे लोग का क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत शुष्क सी होती है, रुक्ष सी, तो वहां पर भी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आती है। और जो लोग का और खाने पीने के भी उल्टे पुल्टे तरीके हैं, जैसे आजकल तो सर सबसे ज्यादा जंक फूड जो खा रहे हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो वहां पर वही है कि अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या को जो है वो सुधारें। और साथ में अगर इसमें मात्रा बस्ती दे दी जाए पेशेंट के लिए, तो बहुत बढ़िया काम करता है। दशमूला रिस्ट बहुत अच्छा काम करता है ऐसे वक्त में, दशमूला रिस्ट और अभया रिस्ट दे दिया जाए। खास करके पेट जरूर साफ होना चाहिए, अग्नि ठीक ठीक होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि अग्नि बहुत मंद पड़ी हो, तो उस तरह की भी चीजें होती है। और कई बार सर कुछ लोग को होता है, जब पीरियड शुरू होते हैं बच्चियों को, वो उसको प्रॉपर टैकल नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एक होता है
लॉन्ग। डिस्मेनोरिया ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को होता है, मैंने कई बार देखा है कि 40 के आसपास की लेडीज भी, मतलब कि जब से उनको चला है आज तक थ्रू आउट पीरियड उनका इस तरह का पेन वाला हिस्ट्री रहता ही रहता है। और बहुत सारे लोग तो उसमें इतने ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि बेड रेस्ट तक की कंडीशन में रहते हैं। अभी भी कुछ लोग को सर ऐसा होता है, तो वहां पर साइकोलॉजी जी बराबर बता रही हैं। सर लिंग्विस्टिक भी बहुत बढ़िया काम करता है ऐसे केसेस में। थैंक यू जी सर। बहुत अच्छा बताया। और राधिका मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना है तो बताइए प्लीज, हम सुनना चाहते हैं आप लोगों का बात, बताइए। हाँ सर, वही जो कष्टार तो है उसमें अगर मैं रसपाचन दे या फिर अनुलोमक दे या दशमूलारिष्ट वगैरह का साथ में थोड़ा ये करे तो बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। इवन एक बार एक महीने में भी दिया तो नेक्स्ट टाइम से पीरियड्स रेगुलर भी हो जाते हैं और तकलीफ भी नहीं होती पेशेंट को। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। सिर्फ एक तो एक महीने लेना एलोपैथी है, उसके में जो बाद पेन किलर दिया जाता है वो कहाँ तक सच है मैम? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉम्बिफ्लेम, पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये कहाँ तक सही है देना? कहाँ तक मतलब अभी वो तो बिल्कुल लेते ही है, हर कोई लेता है अभी तो जो तो गलत है कॉलेज ना, गलत है है वो ना। सब। तो पहले लेते थे, अभी वो जरूरत नहीं पड़ रही, रेगुलर हो रहे पीरियड्स अभी, वो दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, तो वो मतलब एक महीना भी लिया उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी उनको पेन किलर कोई लेने की, पीरियड्स रेगुलर भी आ रहे और वो पेन भी नहीं होता है। जी तो आपने दीपन पाचन अनुलोमन किया, रस का स्त्रोतस अच्छा किया, रक्त का स्त्रोतस यस। अच्छा किया, स्नेहन किया, यस, तो ठीक हो गया ना, पेशेंट रेगुलर हो गया। रेगुलर हो गया और दो पेशेंट को रेफर भी किया, इससे भी होता है। बहुत बढ़िया मैम, प्राउड ऑफ यू यस। मैम। जी तो इसमें ना आप लोग और बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कभी कभी ये डिसमेनोरिया होता है, वो होता है कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, कभी कभी होता है स्पास्मोटिक डिसमेनोरिया। तो कंजेस्टिव डिसमेनोरिया क्या होता है कि अंगों में रक्त का संचार बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम ग्रंथियोपिवा, अति प्रवृत्ति भी हो रही है, संग भी हो रहा है। तो जो कंजेस्टिव डिसमेनोरिया होता है उसमें लोअर बैक पेन हो रहा है, पेट में भारीपन रहता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, और मेंसेस आने के 3-4 दिन पहले से ही पेन होने लगता है। उनको ब्रेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आता है, हल्का हल्का दर्द होने लगता है, शरीर में पानी जमा होता है, मतलब शोथ होने लगता है, उससे 2-3 किलो वेट भी बढ़ जाता है। फिर उनको नौशिया फीलिंग होती है, हुरलास, हेडेक होता है मेंसेस आने के 3-4 दिन पहले। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर उनका जो स्टूल है बहुत हार्ड होने लगता है, और उनका माइंड जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में, वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, लेथार्जी फीलिंग होती है ना, उद्विग्नता रहती है, बेचैनी व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, या मतलब मिनार्के से लेके मेनोपॉज तक कभी भी हो सकता है। और जब बच्चा होने के बाद ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कि क्योंकि अगर प्रसूता का सूतिका परिचर्या नहीं किया और ठंडे पानी में हाथ डाला, या ठंडे टाइल्स में ऐसे ही घूम रहे हैं, शरीर की रक्षा नहीं किया, और मतलब योनि को उतना अच्छे से वायु का शमन करने के लिए दशमूलारिष्ट वगैरह नहीं लिया, अजवाइन और सौंठ का लड्डू वगैरह नहीं खाया, तो ये आफ्टर डिलीवरी और ज्यादा होता है, जो कंजेस्टिव डिसमेनोरिया होता है। दूसरा होता है स्पाज्मोटिक डिसमेनोरिया, इसमें आकुंचन प्रधान कष्टार्तव रहता है। इसमें जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं वैसे ही लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, नौशिया फील होता है, मूड स्विंग होता है। और यह ज्यादातर 25 साल के 25 से पहले की जो बच्चियां होती हैं उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है, स्पाज्मोटिक स्पाज्म आते हैं बहुत ज्यादा। और लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये 2 तरह के डिसमेनोरिया हमारे शास्त्रों में बताया है। जी आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप लोग और कैसे पेशेंट ठीक किए हैं डिसमेनोरिया के, कष्टार्तव के, किसी को कुछ बताना है? वीना मैम आप बताइए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ज्यादा मालूम है। प्रीति जी मैम। सर, हाँ जी। जैसे ये डिस्मेनोरिया के केस में सर मैं चतुर्बीज चूर्ण सर यूज करती हूँ, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और साथ में दीपन पाचन अनुलोमन, तो सर ये में भी अपनी 4 चीजें हैं ना, तो वो जी बहुत अच्छा काम करता है सर। और साथ में अगर सिर्फ चतुर्बीज का अगर हम लोग काला जादी ले लें और उसके साथ में शंख भस्म का यूज करें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है सर डिस्मेनोरिया में। जी और किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। सर मैं एक बोलो। हेलो। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर। हाँ, एक मेरे पास पेशेंट आई है, जी। पॉलीसिस्टिक 14 इयर्स फीमेल है। तो हम्म
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी विथ थिकन इंडोमेट्रियम है 15 सेंटीमीटर का जी। 5 से। तो इसमें उसको बहुत पेन्स वगैरह ब्लीडिंग होता है, तो क्या करना चाहिए? तो उसको इस एज में पॉलीसिस्टिक ओवेरीज क्यों हुआ वो देखना पड़ेगा। तो वो पूरा केस टेकिंग करिए सर। तो वो अच्छा। केस टेकिंग से आपको पता चलेगा कि मिथ्य आहार विहाराभ्याम है ना वो हो रहा है। तो आपको दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना पड़ेगा। फिर उनका अपान का पूरा अनुलोमन होना चाहिए। तो आप अगर मात्रा बस्ती देंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या फिर आप घृत पान करिए, ताड़ी मध्य घृत, फल घृत वगैरह दीजिए। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो सिस्ट क्या होता है, पानी का बुलबुला होता है, मतलब कच्चा कच्चा जैसे द्राक्षा होता है वैसे वहां पे पूरा पानी भरा हुआ सिस्ट है। तो और वो भी इमेच्योर फॉलिकल्स वही सिस्ट बनते हैं, है ना। तो उसका पानी निकलने के लिए आप चंद्रप्रभा बटी, फिर सार्किट विभजन अच्छा करने के लिए आरोग्यवर्धिनी बटी, फिर आप उनको कुबेराक्षादी बटी दीजिए, वो जल्दी से डिजोल्व करेगा। फिर मांस पाचक सब नहीं देना है, मतलब अदल बदल के मांस पाचक, मांस पाचक, फिर मेदोपाचक, कांचनार गुग्गुल, फिर वृद्धिवादी का बटी, ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं वो देते हैं ना। फिर ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है, पाठा इंद्रव त्रिकटु, वो देने से सिस्ट पूरा ठीक होता है। पुष्प धनवा रस भी बहुत अच्छा काम करता है। और सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, 1 महीना दीजिए सर मात्रा बस्ती, पूरा ठीक सिस्ट है। डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सर ये दवाइयां हैं। हाइपरप्लेजिया हाइपरप्लेजिया भी कम हो जाएगा क्या उससे? जैसे ही हम मात्रा बस्ती देंगे, रस पाचक रक्त पाचक देंगे ना, तो हम्म। हाइपरप्लेसिया पूरा ठीक हो जाएगा। जो अच्छा। थिकंड एंडोमेट्रियम आप बता रहे हैं, हाँ स्नेहन वही। होगा ना तो वो वायु को बैलेंस कर देगा, तो हाइपरप्लेसिया ठीक हो जाएगा पूरा। ओके मेंसेस सर। रेगुलर आने लगेंगे। आप पहले हेतु निकालिए सर पूरा अच्छे से। चलेगा सर। ठीक। हाँ, सूरज जी बताइए सर, सूरज जी। हेलो सर, वो आज यूट्यूब पे आपका देखा था मतलब एक लेक्चर, जी। वो वरुण आदि कषाय। जी। सर वो वरुण आदि कषाय भी मतलब एक पॉइंट पे आपने बताया था कि वात कफ संप्राप्ति पे अच्छा चलता है। तो जी। इस केस में मतलब ये ग्रंथि के केस में भी ये यूजफुल हो सकता है क्या, मतलब ये भी? और आप, हाँ करते हैं जी। ये मतलब वरणादि सुना था कषाय। आपसे, जी, वरणादि कषाय भी, हाँ। चलिए जिसमें बीना मतलब मैम आप बताइए पीसीओडी में क्या करना चाहिए, आपका नॉलेज बताइए मैम। कटिशूल पाँव दुखना, और इसमें मैं अनुवासन बस्ती मेंसेस के पहले देती हूँ, जी। और यष्टि मधु वासा शतावरी का क्वाथ देती हूँ जी। काढ़ा। और नहीं तो अशोक यष्टि मधु और सारीवा इसका काढ़ा देती हूँ सर। और दुर्वास वरस ज्यादा ब्लीडिंग है तो मैं दुर्वास वरस घृत के साथ पीने को देती हूँ। जी। स्वर्ण गैरी की यष्टि मधु और प्रवाल की पुड़िया बना के घृत में लेने को देती हूँ सर। जी। ओके, थैंक यू। हाँ, हमारे सर बोलते हैं कि स्त्रियों में जो भगवान ने दिया है नेचर से, क्या दिया है, तो ममता, कारुण्य, मतलब करुणा और वात्सल्य, ये स्त्रियों में दिया है। वो स्त्री शरीर ऐसा बनाया है कि वो बच्चे का पूरी तरह से नया सृजन कर सके। अगर स्त्रियों में लज्जा गुण कम हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुरुषों की बराबरी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लज्जा गुण कम हो रहा है, आप हमारे पुणे में आइए, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, वहां पे आप देखिए एक लड़की बैठी है सिगरेट पी रही है 10 बॉयज के साथ में। तो ये पुरुषों की बराबरी करना है कि सिगरेट पी लिया तो लज्जा गुण कम हो रहा है। लड़कों जैसे रहना है, लड़कों जैसे सब जीन्स और ये सब फटे हुए जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहन के कैसे भी बाइक चलाना है, सिगरेट पीना है, दारू पीना है। तो ये जो लज्जा गुण कम होगा, उससे क्या होगा, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि आप पुरुषों जैसा काम कर रही हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, एफएसएच एलएच कम हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, तो उससे भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, सारी बीमारियां। इसीलिए जो जो नेचुरल है वो चीज रहना चाहिए, जो हमारा भारतीय संस्कृति बताता है कि आपको रजस वाला परिचर्या, अंधविश्वास वाली चीजें हटा दीजिए। लेकिन जो बोला है कि जब मेंसेस आ रहे हैं तो आपको ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, मतलब मिर्ची मसाला नहीं खाना है, ज्यादा जंपिंग नहीं करना है, तो वो सब अगर पाला जाए तो क्यों पीसीओडी होगा, फाइब्रॉइड क्यों होगा। आप वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को आप धारण करने के लिए सैनिटरी पैड लगा के और फिर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वेग तो रुक रहे हैं ना, अपान वायु निकल नहीं रहा है, आपने उसको रोक दिया है। वो भी तो कारण है ना पीसीओडी और फाइब्रॉइड होने का।
जो भी चीज है उसका कहीं भी अति या फिर मिसयूज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का, ऐसा है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? सिगरेट पीना आप लोग ये मान्य करते हैं क्या? नया जमाना है तो सिगरेट पीना नहीं चाहिए लड़कियों को, दारू नहीं पीना चाहिए। बोलिए मैम, जी शशि सर। मैम। हाँ जी सर, ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इससे होता है कि 6-7 जनरेशन तक पूरा चेंज होता है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेस्ट की जो सेल्स हैं उसमें काफी चेंजेस आते हैं। तो इसलिए लेडीज के लिए तो सिगरेट बिल्कुल भी, या अल्कोहल वगैरह जो भी नशा होता है, लेडीज को इसलिए नहीं करना चाहिए। जेंट्स जब मान लो खुद कर रहे हैं तो वो सिर्फ। मैम म्यूट हो गया आपका, शशि मैम म्यूट हो गया आपका, आपने म्यूट कर दिया, इतना अच्छा बता रही थी। बोलिए। शशि तिवारी मैम आपका म्यूट हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। हमें अपने पेशेंट लोगों को ना ये हाँ जी, बात बताना चली है गई थी क्या? कि आप सिगरेट मत पीजिए, आप हेतु निकालना हेलो। जरूरी है। हाँ बोलिए मैम, शशि मैम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैम। क्या हो रहा है? आप, हमारी हेलो। आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज एम आ आई रही है? ऑडिबल? हाँ हाँ आ रही है। शशि मैम। क्या हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस। अच्छा, बीच में वो हो गया था। तो मतलब जब अगर लेडीज अगर ज्यादा जेंट्स की तरह रहती है, मतलब उनके अंदर स्त्रियोचित गुण नहीं होंगे या उस तरह की सोच नहीं होगी एक्चुअली, तो ये बात सही है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रेट होगा। जब टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रेट होगा अगर मेल हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन्स की कमी आएगी, और फीमेल हार्मोन्स की जब कमी आएगी तो पीरियड इरेगुलर होना या बहुत सारे और भी जो इश्यूज आजकल आ रहे हैं सर, वो उसी वजह से हो रहे हैं। तो इफ यू आर अ फीमेल, तो आपके अंदर होना चाहिए, फेमिनिन कैरेक्टर होना चाहिए। आप उन चीजों को फॉलो करिए और उन चीजों को मानिए, और कम से कम जो गलत चीजें होती हैं, खास करके नशे वाली चीज, तो उनसे पूरी तरीके से दूर रहिए। तो मैं सर 100% मानती हूँ इस चीज को। जी सर, जी। थैंक यू सर। तो ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या और अपना जो सदाचार है वो सब तो पालना ही चाहिए। अ, आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन गलत चीजों में आगे नहीं बढ़ना है। जो भी गंदी चीजें हैं, सिगरेट और बीड़ी और लिव इन रिलेशनशिप, ये सब गंदी चीजें नहीं एक्सेप्ट करना है। अच्छी चीजों में आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, बॉयज से भी आगे बढ़िए, है ना। इसी तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम और होती है, जो श्वेत प्रदर होता है, लिकोरिया, या योनि में संक्रमण होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी होता है। तो ये एक अलग समस्या रहती है। ज्यादातर क्या होता है कि स्त्रियों को अभाव नहीं रहता है, या शर्म के वजह से वो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो बताती नहीं है या ध्यान नहीं देती है, और जीवन का जो शक्ति होता है वो कम होता है। उससे बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। ज्यादातर ये हो रहा है कि लोग को मालूम ही नहीं होता है कि लिकोरिया श्वेत प्रदर है क्या। शुरुआत में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो योनि भाग रहता है वहां पे कुछ ना कुछ वाइट, ऐसे कुछ एक्सुडेट टाइप निकलते रहता है, वो चिकनापन रहने के लिए होता है, एक नमी बनाए रखता है वो, ताकि वहां का जो सेल्स है, वहां का जो फ्लोरा है, वो बैलेंस रहे। तो अगर उसकी सफाई होते रहे योनि की, तो वहां की जो भीतर की नाजुक त्वचा है वो अच्छा रहेगा, और वो जो निकल रहा है सफेद पानी जैसा, नॉर्मल पानी जैसा, वो वहां की त्वचा की रक्षा करता है, लुब्रिकेशन देता है कि वो ड्राई ना हो। अगर वो ड्राई हो गया तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नष्ट होते हैं, जो नॉर्मल निकल रहा है एक्सुडेट। और वो क्या रहता है कि उसमें कोई कलर नहीं रहता है, वो हल्का सा सफेदी लिए थोड़ा चिकनाई युक्त थोड़ा सा एक्सुडेट निकलता है। और कोई रोमांटिक मूवी देखता है या कुछ देखता है तो वो निकल जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है कि अभी कोई कोई बच्चियों को छोटी उम्र में भी शुरू हो जाता है, मीनार के आने के पहले भी स्त्राव शुरू हो जाता है। अगर योनि अगर स्वस्थ है, वो एरिया पूरा स्वस्थ है, तो कोई दुर्गंध नहीं आती है, ना वहां पे रेडनेस आएगा, ना स्वेलिंग आएगा, ना यूनी दाह होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब वहां पे बहुत ज्यादा पुरुलेंट स्मेल आ रही है, गंदा स्मेल, दुर्गंध आ रहा है, या फिर वहां पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। तो अब क्या है कि वहां पे पैथोलॉजी है, मतलब कहीं ना कहीं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज शुरू हो रहा है। तो अब वो इन्फ्लेमेशन है या कुछ भी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जलन होगा, पीड़ा होगा, स्त्राव ज्यादा आएगा, उसमें कभी कभी गांठ आएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा घी की तरह आएगा, बहुत, या वसा की तरह आएगा।
तो वो ज्यादा अगर हो रहा है वाइट डिस्चार्ज, तो वो श्वेत प्रदर की तरह वो जा रहा है। तो उसमें अलग अलग हो सकता है, कभी कभी अग्निमंद है बहुत ज्यादा, उसमें कफज ग्रहणी दृष्टि है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर संतर्पण ज्यादा हो गया है, व्यायाम की कमी है, जो हमारा सारा हेतु है ना प्रमेह का, कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम, दधी क्षीर ये का सेवन ज्यादा हो रहा है, पिष्टमय पदार्थ अभिसंधि पदार्थों का सेवन ज्यादा हो रहा है, पिज्जा बर्गर जंक फूड ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहणी की दृष्टि होती है, और वहां पे फिर वो अतिस्राव उस एरिया से निकलने लगता है। तो जब लिकोरिया होता है, श्वेत प्रदर, और या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है वो, तो उसकी वजह से कमर दर्द, या फिर थाइज में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आता है, खिंचाव आता है, पेट में भारीपन लगता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कभी कभी यूटीआई भी बैठता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसके वजह से भी होता है, और कभी कभी गाढ़ा स्त्राव निकलता है बहुत ज्यादा दुर्गंधित, और उसके साथ बहुत ज्यादा पेन होता है, जलन होती है, खुजली होता है, फीवर आता है, और वहां पे रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है, पूरा स्वेल्ड हो जाता है, और श्वेत प्रदर बहुत ज्यादा होता है, सर्विक्स एरिया में भी वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे छाले छाले, मतलब अल्सरेशन टाइप हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर ये क्रॉनिक है तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और वो युवा स्त्रियों में, प्रौढ़ स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है। तो उसका पहले तो चेक अच्छा कराना चाहिए कि ये क्यों है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो सर्वाइकल कैंसर तक वो जा जाता है, चला जाता है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन या संक्रमण स्त्राव का पहला गुण है। तो वो स्त्राव किस तरह का है? अब आयुर्वेद में तो अपने आचार्यों ने बताया कि उपप्लुता योनि व्यापक है क्या, वो देखना चाहिए, कफज रजो दृष्टि है क्या, वो देखना चाहिए, उसमें सफेद निकल रहा है, पीला निकल रहा है, खून की बूंदे लेके गुलाबी या पस जैसा निकल रहा है क्या, या फिर योनि के अंदर की त्वचा स्वेलिंग होके रेड हो गई है क्या, उसमें पस की तरह गाढ़ा तह जमा है क्या वहां पे, या वहां स्त्राव सूखा भी है क्या, वो देखना है। तो एलोपैथी साइंस में ऐसा बोला है कि दो तरह के कीटाणु वहां पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, एक मोनीलिया, एक ट्राइकोमोनास। तो मोनेलिया जो रहता है वो एक फंगस होता है, जिसके वजह से जब इन्फ्लेमेशन होता है तो दही के समान गाढ़ा और सफेद स्राव होता है, और वो गंध अगर किसी ने स्मेल भी कर लिया तो नौशिया फीलिंग होने लगेगा, या सड़ा हुआ ब्रेड के समान ऐसा गंदा स्मेल आता है। और इसके वजह से पूरा जो पेल्विक एरिया है, योनि प्रदेश है, बहुत जलन और खुजली होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। दूसरा ट्राइकोमोनास जो रहता है, वो ट्राइकोमोनास का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में रहता है, और पुरुषों से भी ये फैलता है। तो इसका अगर संक्रमण हुआ तो व्हाइट डिस्चार्ज, क्योंकि अगर इंटरकोर्स हो रहा है पुरुष से अगर जा रहे हैं, तो वो गाढ़ा हो रहेगा, जो व्हाइट डिस्चार्ज होगा बहुत ज्यादा झाग युक्त रहेगा, हरा पीला रहेगा, भूरा स्राव निकलेगा, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। घर्षण की वजह से या इंटरकोर्स के बाद वहां पे वो लक्षण बढ़ जाता है। और या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गीला तौलिया यूज कर रहे हैं, या गंदे वस्त्र पहन रहे हैं, अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, तो एक से दूसरे को वो फैल जाता है। अगर पत्नी को ये रोग है तो पति को जरूर होगा, वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन दोनों को होता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को इलाज कराना बहुत जरूरी है। और ये जो ट्राइकोमोनास का जो इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फेक्शन है, वो आजकल मतलब कॉमन है। तो ये इससे ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं अंदर अंदर, और ये इनफर्टिलिटी तक जाता है। और इसी तरह से टॉर्च पॉजिटिव रहना, उसमें भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है कि ये वाइट डिस्चार्ज होने का कारण और भी हेतु है, जैसे कि जो लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, मेड के सहारे रहते हैं, लंबे समय तक लेटे रहने की आदत है, लेट उठना, लेट काम पे जाना सब, या नॉनवेज ज्यादा खाना, मछली अंडा शराब चाय कॉफी तेल मिर्ची खट्टी और चटपटी चीजें ज्यादा खाना, ये सब कारण ग्रहणी की दृष्टि करता है और श्वेत प्रदर होता है। या फिर जो लोग जो ज्यादा दूध का सेवन करते हैं, दूध जो होता है वो हिसाब से लेना चाहिए। आजकल अभिसंधि दूध मिल रहा है, क्योंकि वो सब इंजेक्शन वाला ऑक्सीटोसिन डाल के दूध आता है। तो या मैदा का चीज खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, या पॉलिश राइस खा रहे हैं, तो उससे शरीर में बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है, और वह स्त्रावों के माध्यम से बाहर निकलता है उसके वजह से। और फिर कार्बोहाइड्रेट या डब्बा बंद खाना खा रहे हैं, तो या सिंथेटिक चीजें डाल के खाना आ रहा है, तो ये इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। और जिनको भी श्वेत प्रदर है, लिकोरिया है, उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। या जो लोग बहुत ज्यादा कामोत्तेजक एरोटिक मूवीज देखते हैं, फोटोज देखते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं,
फोटो देखते हैं, या बहुत ज्यादा उसी चीज में रहते हैं, या छोटी अवस्था में गर्भवती हो जाना, बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना, या गर्भपात बहुत ज्यादा हो गया, बार बार वो मेडिसिन खा के अबॉर्शन कराना, मिसकैरेज कराना, इन सबको ये ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आयुर्वेद में तो हम बोलते हैं कि क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ से उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है योनि भाग को। दूसरा है कि जो अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, मतलब वहां पे एयर पास हो जाए। उसी तरह से संक्रमण है तो मतलब जो गुद द्वार है जहां से स्टूल पास होता है वो भी स्वच्छ रहना चाहिए। जितना एक्सरसाइज की जरूरत है वो एक्सरसाइज करना चाहिए, हवा में घूमना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता शोक भय से दूर रहना चाहिए, खाने में खटाई नहीं खाना है, ज्यादा ज्यादा सफेद चीनी नहीं खाना है, लाल मिर्च, गरम मसाले, तली हुई चीजें, अचार, मुरब्बा ये ज्यादा नहीं खाना है, और ऐसे एरोटिक चीजें, एक्साइटमेंट वाली चीजें नहीं देखना है, मन को शांत रखना है, प्राणायाम करना है, ओंकार का जप करना है, मंदिर जाना है, जो भी धर्म को मानते हैं वहां पे जाके मेडिटेशन करना है। और जितना ये जो भी अवयव जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो वहां पे रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो इससे घर्षण नहीं होगा, उत्तेजना नहीं मिलेगी, उत्तेजना मानसिक उत्तेजना भी नहीं मिलनी चाहिए। जितना रेस्ट मिलेगा उतना ये जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है। अब आप लोग बताइए, लिकोरिया पे आप लोग का क्या कहना है? शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? श्वेत प्रदर पे मनीषा मैम कुछ बोलिए आप। हाँ जी सर, श्वेत प्रदर की जैसे मेन वजह तो आपने जो बताई सारी चीजें वही है कि स्ट्रेस वगैरह के, हालांकि स्ट्रेस के केसेस में भी श्वेत प्रदर बहुत सारे लोग को मिलता है। जो लोग हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। अगर हस्बैंड की गलत आदतें हैं तो उससे भी वाइफ को आ सकता है, क्योंकि ये सब कांटेक्ट वाली चीजें हैं तो वहां से भी है। मेन अपना ये है कि जैसे सारी चीजें अपना अंडरगारमेंट्स वगैरह को वॉश करना प्रॉपरली, हमेशा अच्छे से सूरज की धूप में उनको सुखाना, और साथ में हमेशा कॉटन के ही यूज करना है। ये जो फैंसी वगैरह यूज करते हैं बच्चे उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पीआईडी वगैरह की प्रॉब्लम सर, जो जीन्स वगैरह ज्यादा पहनते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, या जो लोग मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। उसमें अच्छे से पुराने लोग को तकलीफ कम होती थी। बट आज की डेट में जीन्स वगैरह की जो कल्चर है, या सिंथेटिक जो भी पैंट वगैरह बच्चियां ज्यादा पहनती हैं, लड़कियां या लेडीज भी, उसकी वजह से होता है। कई बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं सर उनको भी पीआईडी बहुत होता है। क्योंकि जब पीबी करते थे तो हम लोग को क्लियर कट पता चल जाता था कि ये नॉर्मल पीआईडी नहीं है, ये डायबिटिक पेशेंट का है। तो क्योंकि वहां पर एक लुक ही अलग होता है तो उससे भी समझ में आता है, और जल्दी रिकवर भी नहीं होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट का पीआईडी होता है तो उसको ठीक होने में काफी टाइम लगता है। तो मेन यही है कि यहाँ पर हाइजीन बहुत मेंटेन रखें, बहुत क्लीन करें, और वॉश करने के बाद में उसको ड्राई भी रखें। और मैं बोलती हूँ कि ऐसे तो लेडीज के लिए पॉसिबल नहीं है वहां पर लाइट वगैरह लगाने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे हीटर उटर जो होते हैं उसके थ्रू भी हल्की फुल्की लाइट अगर वहां जाती है, नमी नहीं होनी चाहिए, हाइजीन बहुत मेंटेन होना चाहिए। और जो और चिकित्सा है जैसे इम्यूनिटी बूस्टर जो भी चीजें हैं, रसायन द्रव्य वगैरह, उनको सेवन कराना होता है। कब्ज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों की कब्ज रहती है सर उन लोग को ये तकलीफ होती है, या जिनको लोग को यूरिनरी कुछ भी ट्रबल होता है हल्का फुल्का, जैसे क्रोनिक यूटीआई वगैरह रहता है तो उसमें ज्यादा साइन सिम्टम नहीं होते तो लोगों को पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग को भी पीआईडी की प्रॉब्लम बहुत होती है। और पीआईडी की एक सबसे बड़ी मतलब खराब चीज ये है कि अगर क्रोनिक पीआईडी है तो यूट्रस के अंदर तक जाएगा इन्फेक्शन, फिर बाद में इनफर्टिलिटी तक को कॉज करता है सर। और कई बार डिस्पार्निया वगैरह की जो तकलीफ होती है वो भी पीआईडी की वजह से होती है। तो इसलिए पीआईडी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें देखें तो धावन चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। चाहे त्रिफला के साथ धावन कर लें, चाहे त्रिफला में गिलोय मिला करके उससे धावन कर लें, या पंचवल्कर वगैरह से भी धावन बहुत अच्छा होता है। टंकण पंचवल्कल में मिक्स करके, या केले टंकण का भी स्फटिका के साथ में मिक्स करके, उसकी वजह से भी धावन बहुत बढ़िया करें। और धावन के बाद में ट्राई करके फिर वहां महातिक्त घृत वगैरह या कुछ इस तरह की जो औषधियां हैं उनका जब लगाया जाता है, मतलब लेप वगैरह किया जाता है, तो उससे भी सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बट धावन चिकित्सा के वाकई बहुत शानदार रिजल्ट होते हैं यहाँ पर। जी। जी सर, थैंक यू तो सर। यहाँ पे पहले तो हेतु देखना है, हमें पूरा केस टेकिंग करना है, फिर चंद्र प्रभावटी, लुद्रासव, पतरंगासव, और क्या है, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल के अशोक गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देना है। और क्या दे सकते हैं श्वेत प्रदर में?
आप लोग बताइए, वीना मैम बताइए आप। हाँ सर, मैं आमपाचक देती हूँ, गर्भाशय शोथ थोड़ा होगा ऐसा मानकर शोथज्ञ दवाएं देती हूँ, और कषाय रसात्मक चिकित्सा करती हूँ सर। उसमें मैं चोपचीनी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, हिंगवाष्टक, आविपत्तिकर और पुष्यानुक चूर्ण देती हूँ सर। चंद्रप्रभावटी देती हूँ, पुनर्नवादी गुग्गुल देती हूँ, गोक्षरादि गुग्गुल देती हूँ, और त्रिवंग भस्म देती हूँ। और सूक्ष्म त्रिफला आपने बोल दिया, गंधक रसायन सूक्ष्म त्रिफला ये भी यूज करती हूँ सर। और धावन के लिए विडंग, पंचवल्कल और दशमूल, आनंतमूल, मंजिष्ठा, इससे धावन करती हूँ सर। और चंदन का या धूप कोष्ठ इसका धूप लेने को बोल देती हूँ सर। इसी तरह से प्रद्रांतक लो, बोलबद रस, प्रद्रांतक वटी, ये हाँ सब भी बहुत अच्छा काम होता है तंडुलोदक के साथ। हाँ जी ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और वो जो उड़हुल का फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, जासवंत के फूल, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जपा कुसुम, हाँ, जपा को, गुड़हल, उड़हुल का, हिबिस्कस रोजेसिनेंसिस। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग करते हैं। अगर उपप्लुता योनि व्यापित है तो अलग दवाई देते हैं, कफज रजो दुष्टि है तो अलग दवाई देते हैं, कफज योनि व्यापक है तो अलग दवाई देते हैं। जैसा चिकित्सा, जैसा हेतु और लक्षण वैसे चिकित्सा चेंज हो जाती है। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अभी हमारा ये थोड़ा ही हुआ लेकिन 1 घंटा हो गया, तो अब हम कल। नमस्कार सर। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। ये श्वेत पदर की जो बात हो रही है, एक कॉज इनफर्टिलिटी का ड्राई वजाइना भी है, तो उसमें क्या करना चाहिए अगर बहुत ज्यादा ड्राई ड्राइनेस या वजाइना बहुत डिस्टोनिया? ज्यादा हो रहा है तो ड्राई वजाइना का हेतु निकलना चाहिए कि बहुत ज्यादा वेगाब्रोस हेतु किया है क्या। तो नहीं, स्ट्रेस है। स्ट्रेस है ना, काम शोक भयाद वायु, तो आप योनि हाँ जी, पिचू रखने को बोलिए ना, योनि पिचू। वो तो कहा उनको योनि पिचू हमने, ये जो फलघृत फलघृत के लिए कहा उनको लगाने के लिए, क्योंकि जात्यादि तेल तो मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा, या महातिक्त दें या ये जो दें। शतावरी घृत है, फल घृत है, काश्मीरी घृत है, कोई भी घृत का पिचू बना के, पिचू आपको आता होगा, गॉज पीस लेके हाँ हाँ, कॉटन, नहीं वैसे। एक्चुअली पेशेंट बहुत दूर है, या तो वो बॉम्बे में है, और उसको तो और सिर्फ गाइड केवल ही कर सकते हैं। कभी कभी पिचू से नहीं होता है, बॉडी में पूरा ओवरऑल बहुत ज्यादा रुक्षता रहती है, तो उनको या ओवरऑल तो वस्तु फलकृत में। खाने के लिए भी दिया हुआ है। हाँ, आप ना उनको ज्यादा घी दीजिए। ऐसा सोचिए 100 एकड़ जमीन है, पूरा सूख गया है, गर्भाशय पूरा हाँ ड्राई हो गया है, तो आप हाँ उनको जी, क्या करिए कि बोलिए कि अवपीडक नहीं ले, भूख बढ़ा के दीपन पाचन अनुलोमन दे के आप उनको हाँ जी। 25 ml खाने के पहले घी, 25 ml खाने के बाद घी, ऐसे 2 टाइम अच्छा देंगे तो 100 ml तक घी, ज्यादा घी घी घी, इतना घी दीजिए कि उनका गुद मार्ग मतलब मोशन के टाइप घी निकले, ऐसा स्नेहन होना चाहिए। जैसे हम लोग हाँ जी, वमन विरेचन के पहले कैसे स्नेहन करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना ठीक है। उनका डाइजेस्ट हो उस हिसाब से। 100 ml मतलब 100 ml ही नहीं देना, वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। हाँ हाँ, जितना होगा खाने उनको से सर पहले और खा बाद के। में। इसमें हाँ बोलिए मैम। सर इसमें गोंद के लड्डू भी घी वाले दे सकते हैं ना? गोंद के लड्डू घी वाले, हाँ। जी कौन से? गोंद के? जी जी जी, गोंद के लड्डू भी अच्छा काम करते हैं इसमें। हाँ, और आप योनि अच्छा, पिक्चू रख रही है वो बहुत अच्छा है, फलगृत दे रही है अच्छा है, लेकिन वो शरीर इतना ज्यादा ड्राई हो गया है, ओवरऑल बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो घी और देना पड़ेगा। फिर नस से दे दीजिए, स्नेह कहीं से भी देना है, कर्णपुरण में नस्य से, अभ्यंग से, स्नेह स्नेह देते रहिए, हो जाएगा ठीक। उनको बोले ठीक मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वही तो घृत खाने की तो प्रॉब्लम आती है ना। उनको बोलिए ना कि तो आपका पूरा बॉडी ड्राई हो गया है तो हम उसको स्नेहन नहीं करेंगे तो कैसे होगा ठीक। ठीक है, खाने बस में भी घृत के प्रॉब्लम, अलावा तो और कुछ तो नहीं दे सकते? आप बोले कि घी खाने में क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आप बोले हम आपका हाँ लीवर करके दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा, उल्टा कोलेस्ट्रॉल तो हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। आप रसपाचक हाँ, की तरफ कुटकी के साथ दे रहे हैं या महातिक्तक दे जी, रहे हैं, कैसे हाँ हाँ कोलेस्ट्रॉल हाँ। बढ़ेगा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। मैम एज क्या है पेशेंट की? एज उसकी है मेरे ख्याल से 32 या 33 के आसपास है। पीरियड्स सही है मैम उसके, अगर एंजाइना पीरियड्स के ठीक केस? है, नॉर्मल है।
वो नॉर्मल और है। कोई वाइट और डिस्चार्ज वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं, वो तो ड्राइनेस बहुत है, वो तो फिर इंटरकोर्स भी हम्म, नहीं होता, वो डिस्पेरूनिया होता है। अच्छा तो उसको मैम, फलग्रिड शतावरी दिया वगैरह, है क्या आपने? शतावरी भी दिया है। शतावरी तो कैप्सूल उसको पहले मतलब जैसे, मैम शतावरी घृत फॉर्म में दीजिए ना। हाँ हाँ, शतावरी शतावरी घृत, घृत जी नहीं, घृत तो फलघृत दिया और शतावरी कैप्सूल देते हैं। मैम, एक्चुअली शतावरी में ना अपना फाइटोएस्ट्रोजेंस बहुत अच्छे होते हाँ हैं, हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ जी। सोर्स है। हाँ, तो आप शतावरी घृत के फॉर्म में देंगे तो स्नेहन भी करेगा, एंड फाइटोएस्ट्रोजेंस जो ठीक होते है। हैं वो ड्राइनेस ऑफ वजाइना जो होती है कई बार एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी बहुत होती है, अगर मॉडर्न से हाँ कोरिलेट हाँ करें तो। हाँ वैसे हाँ, तो ठीक है, स्नेहन ही उसका वो है। आप शतावरी घृत दीजिए, मेरे एक पेशेंट को मैंने मैम दिया है, साथ में मैंने ठीक है। गोक्षर भी ऐड किया था, उसको थोड़ा सा मूत्र कक्ष भी रहता था, तो उसको बड़ा अच्छा, अच्छा रिजल्ट मिला था मैम इससे। जी, ठीक आप एक ठीक, बार शतावरी शतावरी घृत घृत मैम कर ट्राई लेते हैं। करिए। जी जी ठीक है, ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं। जी जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। अभी थैंक यू हमने सर। थोड़ा बात किया लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम और बात करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया है, 1 घंटा बहुत हो गया पढ़ाई का। हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और 8:15 पे आयुष दर्पण पे फिर से क्लिनिकल संभाषा शुरू होगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जुड़िए। और कल 11 बजे हमारा फ्री डेमो क्लास होगा, उसका मैं लिंक दूंगा, सब वायरल करूंगा। सब लोग 11 बजे जरूर जुड़िएगा कल सुबह संडे को। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। इस टॉपिक पे हम और बाद में बात करेंगे आने वाले सर टाइम। सर एक क्वेरी था। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने एक्चुअली कल का क्लासेस और आज मॉर्निंग का छूट गया हमारा, तो उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? 100% मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप में हैं क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? जी है। तो आप वहाँ लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा लिंक। जी जी पे सर, लिखिए ओके। कि मुझे लिंक चाहिए। जी ठीक है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है? आपके पास मेरा नंबर है? सर एक बार अभी बोल तो ग्रुप दीजिए नंबर। आप सपा मुझे, के ग्रुप। आप नहीं वैसे ग्रुप नहीं, आप मेरा नंबर देखिए जहां से मैंने लिंक दिया आप लोग को। आप मुझे एक अच्छा, मैसेज दिए, मैं आपको लिंक देता हूँ। और नहीं तो मैं अपना नंबर देता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमें आप लोग का नॉलेज सीखना है। एक दूसरे से जो सीखते हैं ना, वो हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। तो यहाँ पे यस बहुत, सर। हाँ, और और हम सर जो आगे बढ़ेंगे। 8:15 पर संभाषा होनी है उसमें उसका लिंक अब आप ग्रुप पर ही देंगे? हाँ, ग्रुप में आएगा 5 मिनट पहले। तो आप लोग ओके। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए जी चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, इसको नोट डाउन करिए। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे उनको नोट्स भी मिलेगा, मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। जी। सिस्टमेटिकली सारा नोट्स, पीडीएफ और सारा स्टडी मटेरियल सब दिया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आप लोग व्हाट्सएप को ग्रुप पे ही आएगा ना? आप मुझे मैसेज करिए ना, मैं लिंक ओके देता हूँ। ये मेरा सर चैट। अभी जो थैंक यू। हेलो बोलिए। हेलो सर, अभी जो टॉपिक चल रहा था ना, जो मैडम ने पूछा था कि पेशेंट में रुक्षता है, तो अगर हाँ, पेशेंट हमें ग्रोथ लेने में उनको आनाकानी करता है ना, तो उन्होंने अगर रात में अपना एरंड स्नेह जो है वो अगर रात में हाफ कप हॉट मिल्क के साथ दे दिया ना पेशेंट को, तो वो भी अनुलोमन के साथ साथ स्नेहन भी कराता है सर बॉडी में। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ, और जी, रुक्षता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन और बाकी के वेको का भी अवरोध तो होगा ही, तो बराबर। ये उसमें भी काम करेगा, तो उनको थोड़ा लेट जाएगा। बट उनका जो पेशेंट है वो मतलब मूड स्विंग, मतलब कैसा दवाई लेते वक्त हमें उसका ये भी नहीं होना चाहिए ना, पैलेटेबिलिटी इशू हुआ तो भी हमें रिजल्ट में दिक्कत आती है, तो और ये मेन सही बात है, जाएगा। आड्य रोगी भिषक वैश्य हो। पेशेंट यस, हमारा भिषक वैश्य होना चाहिए, जो हम बोले वो करना चाहिए, तभी तो ठीक हो गए, चिकित्सा तभी सफल होगी। नहीं सर, बट कैसा है, अभी फीमेल पेशेंट को अभी ट्रीट करते वक्त अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सारे इश्यू है ना, तो उनको ये दिक्कत भी आती है, मतलब वो चिड़चिड़ी हो जाती है ना, तो वो करने वाली चीज भी आसानी से नहीं करती, ऐसा हो जाता है, तो ये संभलना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप उनको हलवा बना के बोलिए, उपमा बना के घी डाल के हाँ खाएं। हाँ हाँ, वो करवा सकते हैं, बट ये कैसा, देंगे तो हमें मात्रा हमारी बराबर जाए। एरंड तेल का बहुत अच्छा बताया, अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो रोटी में डाल के, जब रोटी बनाते हैं हाँ, उसमें एरंड तेल डालें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर आजकल जो घृत और ये ऑयल की प्रिपरेशन कैप्सूल फॉर्म में भी है अवेलेबल, अगर नहीं पैलेटेबिलिटी तो आप कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं। जी, हाँ, एरंड तेल की आती है क्या? एरंड तेल एरंड क्या आ तेल रही का है ना, तो मुझे नहीं, कुछ फल कुछ घृत का कंपनियां आ बना रहा रही है है। मैम। जी जी एरंड जी, तेल हाँ, की फल आती है घृत ना, और महातिक्त आती घृत आता है। महातिक्त घृत आती है, है, फल ऑयल की घृत भी भी आती है। है, ब्राह्मी घृत भी है। शतावरी घृत का मुझे क्लियर नहीं है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, आ रहे हैं लेकिन मैम। एरंड तेल का भी आ तो रहा है, कैप्सूल आ रहे जी, हैं। नमक आते हैं का एरंड तेल।
अच्छा कल्याण ग्रुप का। सब चीज का आ रहा है मैम, आजकल कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां आ गई हैं। मैं ठीक डिटेल ठीक भेजती हूँ मैम आपको। हाँ, ठीक है आप ठीक लोग है। ने जो लोग ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक देता हूँ। लिंक देके ओके सर। 500 रुपये देना होता है आयुष दर्पण फाउंडेशन को। वो कुछ भी नहीं है, हम्म कॉलेजेस में तो लाखों रुपए देते हैं, और ऐसे तो हम्म मोबाइल रिचार्ज में कितना पैसा जाता है। आप लोग आइए, जुड़िए, और हमसे जुड़ने के बाद आपको सारा चीज मैं दूंगा। और आप लोग हम्म श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, दिव्य आत्माएं हैं, सभी में धन्वंतरी भगवान है। तो आप लोग हम्म जुड़ेंगे तो हम आप लोगों से कुछ सीखेंगे, है ना। तो मैं लिंक देता हूँ, मुझे मैसेज करिए, मैं देता हूँ अभी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। आपको भी प्रणाम सर।